और आइए अब अनिल जी से एडिटर स्टेक में समझते हैं कि आज वायदा बाजार में इतनी सुस्त एक्सपायरी क्यों हुई। भारतीय बाजारों में अप्रैल सीरीज के आखिरी दिन भी दमदार एक्शन दिखा, बिल्कुल ठीक वैसा ही दमदार एक्शन जैसा इस हफ्ते के पहले तीनों दिन दिखा, सोम, मंगल और बुध को। और आज भी बाजारों ने बड़ी दमदार शुरुआत की, सीधे सेंचुरी मारकर निफ्टी ऊपर खुलता हुआ नजर आया 14,975 के आसपास। उसके बाद 15,000 को पार भी किया, 15,050 के वहां तक पहुंचा, लेकिन मिड सेशन में अचानक से आई तेज और बड़ी बिकवाली है। इससे पहले बैंक निफ्टी भी 34,200 के आसपास पहुंच चुका था, तो वहां से जो प्रॉफिट बुकिंग आई वो बड़ी तेज थी। और एक्सपायरी के दिन जिस तरह के उतार चढ़ाव की आप उम्मीद करते हैं, वो उतार चढ़ाव का एक्शन आज देखने को मिला। तेज बिकवाली के बाद बाजार फिर से निचले स्तरों से संभले भी और उसके बाद रेंज बाउंड ट्रेड करते हुए दिखे। दिन के दौरान अगर आप देखें तो ऊपरी स्तरों से बैंक निफ्टी लगभग 1000 पॉइंट, तो निफ्टी लगभग 200 सवा 200 पॉइंट और सेंसेक्स 800 पॉइंट का आज रेंज में ऊपर नीचे ट्रेड करते हुए दिखा। फाइनली जो क्लोजिंग हुई बेहद शांत क्लोजिंग होती दिखी है। दो तीन चीजें हैं जिन पर बाजार की नजर है। वैसे ग्लोबल संकेत तो बहुत ही बेहतरीन मजबूत है, लेकिन आज शाम 5 राज्यों के जो चुनाव हुए उनके एग्जिट पोल के नतीजे आने वाले हैं, उस पर भी बाजार की नजर है। दूसरा है कि 4 दिनों तक मजबूत तेजी हुई है, उसमें काफी कुछ शॉर्ट कवरिंग हो चुकी है और जो कुछ भी शॉर्ट कवरिंग की वजह से बाजार को बढ़ना था वो भी आज खत्म हो रहा है। इस वजह से भी थोड़े बाजार ऊपरी स्तरों से हल्के होते दिखे, लेकिन मजबूती इस वजह से रही कि ग्लोबल मार्केट्स तेज हैं और एफआईज की तरफ से दमदार खरीदारी फिर से लौटने के आसार दिख रहे हैं। इन्होंने बाजार को गिरने नहीं दिया। नतीजों के लिहाज से स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन रहा ही, तो ओवरऑल आप कह सकते हैं आज के फिर से लीडर रहे जो इस साल के, इस महीने के, इस हफ्ते के हैं, यानी कि मेटल शेयर। मेटल शेयरों में दमदार तेजी आज भी होती दिखी और इसी सेक्टर ने पूरा बाजार को लीड करने का काम किया और बाकी कुछ जो सपोर्ट निफ्टी को चाहिए था वो रिलायंस से भी मिलते हुए दिखा। तो ओवरऑल एक और बेहतरीन ट्रेडिंग सेशन भारतीय बाजारों के लिए, जहां सेंसेक्स निफ्टी भले ही सुस्ती के साथ बंद हुए हों, दिन भर एक्शन भरपूर रहा है, सेक्टर स्पेसिफिक भी, और कैश मार्केट के स्टॉक्स में तो जबरदस्त एक्शन है। स्टॉक्स 10 से 15 और 20% का मूव तो ऐसे दिखा रहे हैं कि पूछे मत। तो फुल एक्शन है बाजार में और वो आज भी आपको देखने को मिला है। तो एडिटर स्टेक में बाजार के आज का एनालिसिस समझ लिया। अनिल जी ये भी समझेंगे कि कल के लिए अब बाजार के लिए अहम संकेत क्या होंगे, लेकिन उससे पहले आज बाजार पर जरा और डिटेल में सेक्टर स्पेसिफिक जानकारी लेते हैं। हमारे सहयोगी कुशल है। कुशल, जो बाजार में आज जो उतार चढ़ाव भरा कारोबार देखने को मिला, इस सुस्त एक्सपायरी में कौन से ऐसे सेक्टर थे जो चढ़े और जो थे नरम? जी, तो पिछले 3 दिनों की तेजी के बाद आज महीने की एक्सपायरी के दिन बाजारों में भारी वॉलेटिलिटी देखने को मिली और बाजार ऑलमोस्ट फ्लैट बंद होता हुआ नजर आया। खासकर अगर आप देखें तो निफ्टी में चढ़ने वाले शेयरों की सूची में ज्यादातर जो है मेटल काउंटर्स थे, जिसमें जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील शामिल रहे, साथ ही बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस, इनफैक्ट बजाज के तमाम स्टॉक्स जो थे वो सुबह से ही काफी एक्शन में बने हुए थे। निफ्टी में गिरने वाले शेयरों में ऑटो स्पेस जो है लीड करते हुए नजर आए, जहां पर आइशर मोटर्स जो था वो टॉप लूजर निकल कर आया। एकमात्र सेक्टर्स में सबसे बेहतरीन तेजी दिखाता हुआ नजर आया वो था मेटल स्पेस, जहां पर अगर आप देखें तो जेएसडब्ल्यू स्टील में तो करीब 9-10 साढ़े 9% की तेजी रही। उसके अलावा आप देखिए सेल, नाल्को, वेदांता जैसे स्टॉक्स में भी 3 से 6% का इंटरडे उछाल रहा। पीएसयू बैंक्स में गिरावट रही, जिसमें कैनरा बैंक, पीएनबी लूजर्स निकल कर आए। साथ ही ऑटो में टीवीएस मोटर, अशोक लेलैंड जैसे स्टॉक्स में भी 2 से 2.5% की गिरावट जो है इंट्राडे में हमें देखने को मिली। और अंत में अगर आप जी के हिट कॉल्स की बात करें तो वहां पर एमआरपीएल जो अनिल जी ने दिया था वो कारगर साबित होता हुआ दिखा। साथ ही जेएसडब्ल्यू स्टील, किरण जी का कॉल था, और भी हिंडाल्को और बजाज फिनसर्व, ये 2 और ऐसे कॉल्स थे जो हमने आपको रेकमेंड किए थे और ये हिट साबित होते हुए दिखे। तो ओवरऑल बाजार का जो मोमेंटम था वो थोड़ा सा स्टेबलाइज होता हुआ नजर आया। अब देखना होगा कि कल से जब नई एक्सपायरी खुलेगी तो वो कैसे ट्रेड करते हैं बाजार कल के सत्र में। चलिए, तो हमने बाजार पर और डिटेल में जानकारी ली। अब आज के एक्सपर्ट अविनाश जी का रुख कर लेते हैं। अविनाश जी, सुस्त एक्सपायरी तो देखी गई, लेकिन बाजार की नजर क्या आने वाले जो विधानसभा चुनाव है उसके नतीजों पर भी रहेगी और आगे आने वाले कुछ दिन बाजार के लिए क्या इंपॉर्टेंट हो सकते हैं? दूसरी बात यह कि हफ्ते भर का नजरिया रखना हो तो पोजिशनल व्यू कहां पर रखने की सलाह देंगे आप?
स्वाति, आपने सही कहा कि आने वाले 2-3 दिनों में जो इलेक्टोरल रिजल्ट्स आएंगे वो मार्केट्स को दिशा देंगे और होपफुली अगर बीजेपी सरकार वेस्ट बंगाल में जीतती है तो बाजार को एक और मौका मिलेगा और तेजी बढ़ाने के लिए। एग्जिट पोल्स आज शाम को शुरू हुए हैं, तो मेरे ख्याल से 1-2 दिनों में बाद आपको फाइनल रिजल्ट आएगा, तो ये डेफिनेटली मार्केट्स को काफ़ी वोलेटाइल मंडे को रखेगा। दूसरी बात, अगर हफ्ते भर की खरीदारी करनी है तो हमको लग रहा है कि मेटल सेक्टर पे ही दाव लगाना चाहिए। हमको मेटल सेक्टर में एनएमडीसी काफी पसंद है। एनएमडीसी ने काफी एक आध महीने पहले आयरन ओर के प्राइसेस बढ़ाए थे और आगे भी बढ़ने की पॉसिबिलिटी स्ट्रांग है, तो यहाँ पे एक खरीदने का मौका बनता है। मुझे लग रहा है 8 से 10 दिन के लिए अगर कोई खरीदता है तो करीबन 163-164 का टारगेट प्राइस मिल सकता है। यहाँ पे 150 का आप स्टॉप लॉस लगा दीजिए और मेटल सेक्टर पे ये सबसे बेहतरीन और अंडर वैल्यूड स्टॉक है, जहाँ पे हमको लग रहा है कि अभी भी प्राइस एक्शन इन्वेस्टर्स के फेवर में होगा, तो ये पोजिशनल पिक रहेगा 8 से 10 दिन के। तो 8 से 10 दिन के लिए पोजिशनल पिक एनएमडीसी में खरीदारी की सलाह। अविनाश गोरक्षकर की बातचीत जारी रहेगी आज के एक्सपर्ट से, लेकिन उससे पहले जो नतीजे आज आए उन पर भी जरा और डिटेल्स लेते हैं। एचयूएल के नतीजे कैसे रहे, अनुमान क्या कह रहा था और फाइनल रिजल्ट कैसे रहे, वरुण से समझते हैं। बताइए वरुण। देखिए, एचयूएल के नतीजे बेहतरीन रहे हैं। हर पैरामीटर पे कंपनी ने आउट परफॉर्म किया है। सबसे पहले वॉल्यूम ग्रोथ देखिए, 8 से 10% के आसपास का अनुमान था, वॉल्यूम ग्रोथ 16% की आई है, जो कि हमारे अनुमान से काफ़ी बेहतर है। आय यहाँ करीब 35% बढ़ी है, वो भी हमारे अनुमान से बेहतर है। मार्जिन देखिए, 23.9% का अनुमान था, 24.4% पे कंपनी के मार्जिन आई, यानी कि ये भी हमारे अनुमान से बेहतर है। और मुनाफा भी 41% बढ़ा है, 2140 करोड़ के आसपास ही है। तो हर पैरामीटर पे कंपनी ने हमारे अनुमान से बेहतर परफॉर्मेंस दिया है। मैनेजमेंट की कमेंट्री भी काफ़ी अच्छी थी। सबसे पहले लॉकडाउन को लेकर मैनेजमेंट ने कहा कि अभी भी डिमांड सिनेरियो जो है वो अच्छा है। हालांकि पिछले साल की तरह इस बार खरीदारी में कोई पैनिकिंग नहीं देखने मिली है, कोई पैनिक नहीं देखने मिला है, ये एक बहुत अच्छी बात है। सप्लाई चेन में बिल्कुल भी डिस्ट्रप्शन नहीं हुआ है इस बार, ये भी काफ़ी अच्छी बात है। और सैनिटाइजर की सेल्स जो है उसमें फिर से एक बार काफ़ी हद तक बढ़ोतरी देखने मिली और आगे हेल्थ, हाइजीन और जो न्यूट्रिशन की पोर्टफोलियो है उसमें बेहतर ग्रोथ का अनुमान ये लगा रहे हैं। इनकी सभी फैक्ट्री जो है पूरी क्षमता पे चल रही है और इस कंपनी ने दरअसल कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चर से टाई अप करके अपनी क्षमता का विस्तार भी किया है। वही कंपनी का कहना है कि आगे मार्जिन्स और वॉल्यूम पे कंपनी का फोकस होगा और समय समय पे कंपनी जो है कीमतें बढ़ा रही है प्रोडक्ट्स की, जैसे भी जरूरत पड़ रही है। और ग्रामीण इलाकों में इनका कहना है कि अभी भी काफ़ी बेहतर ग्रोथ देखने मिल रही है। शहरी इलाकों से ज़्यादा बेहतर ग्रामीण इलाकों में ग्रोथ है। हालांकि जो शहरी इलाके हैं वहाँ भी ग्रोथ जो है वो जारी है। तो मैनेजमेंट की कमेंट्री जो है वो काफ़ी अच्छी थी और नतीजे जो कंपनी के हर पैमाने पे हमारे अनुमान से काफ़ी बेहतर है। बिल्कुल अविनाश जी, एचयूएल के नतीजे तो अच्छे ही कहे जा सकते हैं, मैनेजमेंट की कमेंट्री भी पॉजिटिव रही है। क्या करने की सलाह देंगे एचयूएल में? नहीं, मुझे लग रहा है कि हर पैरामीटर पे स्वाति नंबर्स बहुत ही बेहतरीन है। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वॉल्यूम ग्रोथ, जैसे वरुण ने कहा कि मार्केट लगा रहा था कि 8 से 10% की वॉल्यूम ग्रोथ आएगी, लेकिन 16% का वॉल्यूम ग्रोथ बहुत ही बढ़िया है। प्लस इसके साथ मार्जिन्स भी इम्प्रूवमेंट हो चुके हैं और ये रिजल्ट्स अगर हम 2 दिन पहले ब्रिटानिया के नंबर्स देखें तो उससे कहीं बेहतरीन है। तो यहाँ पे डेफिनेटली जो जो प्रोडक्ट कैटेगरीज हिंदुस्तान लीवर चलाता है, हमको लग रहा है कि मैनेजमेंट ने ऑब्वियसली एक कॉशियस कमेंट्री दी है, क्योंकि कोविड से हो सकता है कि अप्रैल और मई में थोड़ा बहुत वॉल्यूम इम्पैक्ट जरूर है, लेकिन आने वाला साल काफ़ी कॉन्फिडेंट है मैनेजमेंट पे। तो हमको लग रहा है कि अगर इस बहाने अगर स्टॉक में थोड़ी बहुत गिरावट आती है तो एक खरीदने का मौका समझना चाहिए। हमको लग रहा है कि साल भर में यहाँ से करीबन 2700-2800 का कंफर्टेबल टारगेट बैठ सकता है और यहाँ पे डेफिनेटली लोअर लेवल्स पे बाय करना चाहिए। लोअर लेवल पर बाय करने की सलाह, एचयूएल में रणनीति यही रखनी चाहिए। अविनाश जी की सलाह ये। आगे बढ़ते हैं, आने वाले नतीजों की बात करें तो इंडसइंड बैंक के नतीजे कैसे रह सकते हैं, देवांशी का रुख करते बताइए। देवांशी, इंडसइंड बैंक के नतीजों का अनुमान क्या कहता है? इंडसइंड बैंक के नतीजे इस तिमाही में काफी शानदार रह सकते हैं। जो मुनाफा है वो करीब 2.5 से 3 गुना तक बढ़ता हुआ दिखेगा, लेकिन वो उछाल इसलिए आएगा क्योंकि पिछले साल का जो बेस है वो काफी कम था और इसके अलावा जो प्रोविजनिंग होती हुई दिखेगी इस साल वो काफी कम होगी और इसी के चलते आपको जो मुनाफा है उसमें उछाल देखने मिलेगा। इस तिमाही में जो ब्याज से है वो करीब 9% तक बढ़ती हुई दिखेगी और जो मुनाफा है वो करीब 870 करोड़ पर आता हुआ दिख सकता है। प्रोविजंस इस साल हम देखेंगे करीब 25 से 30% तक कम होते हुए दिखेंगे और इसके अलावा अगर
लोन ग्रोथ की बात करें तो बहुत ही कम बढ़ती हुई दिखी है, केवल 3% तक की लोन ग्रोथ हमने देखी है, जो पिछले साल 11% आती हुई दिखी थी। लेकिन इसके बावजूद जो एसेट क्वालिटी है वो थोड़ी सी कम होती हुई दिखेगी। ग्रॉस एनपीएस 3.5% के आसपास रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। मेनली इनकी जो कॉर्पोरेट सेगमेंट्स है, सीवी सेगमेंट्स है, अनसिक्योर्ड लोन्स है, वहाँ से फ्रेश रिस्ट्रक्चरिंग या फ्रेश स्लिपेजेस आने का अनुमान भी इस बार लगाया जा रहा है। और ज़्यादातर वहीं से हम देखेंगे कि जो मांग है वो भी कम होती हुई दिखी है। लेकिन इंपॉर्टेंट होगा देखना कि आने वाले समय के लिए जो नए मैनेजमेंट है उनका आउटलुक क्या बनता हुआ दिख रहा है, किस तरह से डिस्बर्समेंट्स बढ़ते हुए दिखेंगे। लेकिन कुल मिला के जो नंबर्स हैं वो इस बार अच्छे आने की उम्मीद इंडसइंड बैंक से लगाई जा रही है। अविनाश जी, इंडसइंड बैंक पर क्या स्ट्रैटेजी अभी रखनी चाहिए? मुझे लग रहा है कि करंट प्राइस काफी अट्रैक्टिव है और हालांकि बेस छोटा होने के कारण यहाँ पे एक अच्छी बढ़ोतरी आपको देखने को मिलेगी। जो मैनेजमेंट की कमेंट्री रहेगी वो काफी इंपॉर्टेंट रहेगी, स्पेशली एसेट क्वालिटी के ऊपर। कोविड जो अभी सेकंड वेव आ रहा है वहाँ पे मैनेजमेंट क्या सोचती है, बट मुझे लग रहा है कि बिलो 1000 रुपीज काफी अट्रैक्टिव है। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में ये काफी अच्छा खिलाड़ी है, जो कमर्शियल व्हीकल फाइनेंसिंग, कॉर्पोरेट फाइनेंस, माइक्रो फाइनेंस में काफी वेल नोन बड़ा प्लेयर है। तो यहाँ पे अगर किसी को लंबी अवधि के लिए खरीदना है तो मुझे लग रहा है कि रिजल्ट्स के पहले भी एक पोजीशन की जा सकती है। लॉन्गर टर्म के लिए मुझे लग रहा है कि कम से कम 1200-1300 का नियर टर्म का टारगेट भी बन सकता है। तो यहाँ पे जरूर अपने रडार पे रखिए, क्वालिटी बैंक है और यहाँ पे अच्छा खरीदने का मौका ये प्राइस इन्वेस्टर्स को दे रहा है। तो इंडसइंड बैंक को रडार पर रखने की स्ट्रैटेजी दी है अविनाश जी ने। लंबी अवधि में अच्छा स्टॉक आपके लिए हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, निफ्टी की दिग्गज कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज भी अपने नतीजे पेश करेगी। वरुण से समझते हैं अनुमान क्या कहता है, बताइए वरुण। देखिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज के नतीजों में ग्रोथ तो रहेगी अच्छी खासी, लेकिन मार्जिन जो है उस पर थोड़ा दबाव होगा। अब ऐसा क्यों, ये मैं आपको समझाता हूँ। इस कंपनी का जो पेटकेम और रिफाइनिंग कारोबार है वहाँ करीब 15 से 40% के आसपास की बढ़ोतरी होगी। लेकिन याद रखिए, इस कंपनी ने जो रिफाइनिंग का कारोबार है उसको मेंटेनेंस के लिए कुछ दिनों के लिए बंद रखा था, तो उसके चलते कहीं ना कहीं जो रिफाइनिंग का कारोबार है वहाँ पे मार्जिन्स में दबाव आने वाला है। इसके लिए कंपनी का जो O2C यानी कि ऑयल टू केमिकल कारोबार है वहाँ पे ग्रोथ अच्छी रहेगी, करीब 25 से 30% के आसपास की, लेकिन वहाँ पे मार्जिन्स में दबाव रहने वाला है। कंपनी का दूसरा इंपॉर्टेंट कारोबार जो है वो है जियो का कारोबार। तो देखिए, जियो में सब्सक्राइबर एडिशन तो हो रहे हैं, लेकिन इस बार आरपू जो है वो थोड़े गिर सकते हैं। 151 से गिर के करीब 140 के आसपास आ सकते हैं। हालांकि मार्केट में काफ़ी लोग 140 से 145 के बीच की बात कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग मान रहे हैं कि हो सकता है कि 140 के आसपास आरपू आए। कंपनी का जो रिटेल का कारोबार है वहाँ करीब 30 से 40% की बढ़ोतरी होगी, डिजिटल में करीब 30% के आसपास की बढ़ोतरी होगी, GRM में कुछ बढ़ोतरी हो सकती है, ऐसा मार्केट मान के चल रहा है। कंपनी की जो आय है उसमें करीब 25.5% के आसपास की बढ़ोतरी का अनुमान लगाया जा रहा है। मार्जिन जैसे कि मैंने कहा यहाँ गिरावट होगी, 18.3% से गिर के 15.9% पे आएंगे। मुनाफा ऑलमोस्ट फ्लैट रहने वाला है, 15,000 करोड़ के आसपास ही आ सकता है। तो ग्रोथ होगी, लेकिन ओवरऑल रिफाइनिंग के कारोबार में दबाव के चलते मार्जिन पे थोड़ा दबाव रहने वाला है। और जियो के जो आरपूज है उसमें हम मान के चल रहे हैं कि थोड़ी गिरावट हो सकती है। आइए शो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं शर्मा जी का ऑप्शन। HDFC सिक्योरिटीज के बीके शर्मा से बात करते हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। ऑप्शन स्ट्रैटेजी कल के लिए कहां पर सजेस्ट करेंगे? मैं ऑप्शन की स्ट्रेटजी सजेस्ट करूंगा 2 स्टॉक्स में, और दोनों ही बड़े स्टॉक हैं निफ्टी के। एक अल्ट्राटेक और दूसरा है ICICI बैंक। तो यहाँ पे हमने देखा कि हमारे बाजार तो बड़े अच्छे बंद हुए हैं और ऊपर से ये दोनों स्टॉक उतने नहीं बढ़े हैं, तो यहाँ पे इनके बढ़ने के चांसेस कल हैं। लेकिन अभी जब शाम को एग्जिट पोल के नतीजे आए तो वो उतने उत्साहवर्धक नहीं लग रहे हैं मार्केट्स के लिए कल। तो मैं ये नहीं कहता कि ये जो नतीजे हैं रिजल्ट भी इसी तरह से आएंगे, लेकिन इनके ऊपर देखते हुए मार्केट पर असर इनका थोड़ा नेगेटिव पड़ सकता है। तो ये मैं छूट देना चाहूँगा निवेशकों को या ट्रेडर्स को कि ध्यान रखें कि ये अगर आप कल न भी करें तो कोई हर्ज नहीं है। तो ये मैं दे रहा हूँ बिकॉज मैंने पहले दे दिए थे, लेकिन आप इन्वेस्टर को सुबह लगता है कि भाई मेरे को लॉन्ग कॉल नहीं लेना चाहिए, मार्केट में कमजोरी है, तो आप कॉल ये न लें। फिर भी जो बता रहा हूँ, अल्ट्राटेक में 6500 की कॉल 224 पे, स्टॉप लॉस 190, टारगेट 280। ICICI बैंक 630 की कॉल 18.50 रुपए, स्टॉप लॉस 15 रुपए का, टारगेट इसका 23.50 रुपए। ध्यान रखिए कि अगर सुबह लगता है कि बाजार खराब है तो आप इनको बाय कर दीजिए, आवश्यक नहीं कि आप रोजाना लॉन्ग कॉल ही करें। ठीक है।
धन्यवाद, जय हिंद। आइए अब अनिल जी से समझते हैं कि कल बाजार पर क्या स्ट्रैटेजी रखें और बाजार के लिए अहम संकेत कहां से मिलेंगे। जहां तक कल के बाजारों का सवाल है, कुछ बेहद अहम ट्रिगर्स होंगे आपके लिए। पहला, अमेरिका में मजबूत ट्रेडिंग सेशन की उम्मीद है। 150 अंक ऊपर डाउ फ्यूचर्स ट्रेड करते हुए दिख रहे थे। कल बाजार बंद होने के बाद दिग्गज कंपनियों के जो अमेरिका में नतीजे आए वो मजबूत है और उसके चलते डाउ में एक अच्छी खरीदारी का रुझान है। तो देखते हैं अमेरिकी बाजार क्या उसी तरह की मजबूती के साथ बंद हो पाते हैं। पहला तो ये होगा। दूसरा, सुबह डाउ फ्यूचर्स कैसे रहेंगे। आज के डेटा एफआईज के उतने काम के नहीं होंगे क्योंकि एक्सपायरी का ट्रेड है, तो इसलिए कल के लिए ठीक अंदाजा लगाना मुश्किल काम होगा, चाहे डेटा बड़ी खरीदारी के भी आते दिखे फिर भी। लेकिन इसके अलावा कोरोना के बढ़ते हुए मामले, हालांकि बाजार का उस पर रिएक्शन कम है, लेकिन उसके बावजूद नजरें तो उन पर रखनी पड़ेगी। कहीं ऐसा ना हो कि 4 लाख से ऊपर के आंकड़े आए तो थोड़ा बाजार में चिंता बढ़ जाए, और ना आए तो और भी बेहतर। इसके अलावा एक बड़ा ट्रिगर नया जो सिर्फ और सिर्फ कल ही के लिए, वो है 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के एग्जिट पोल। वो एग्जिट पोल किस तरह के आते हैं और स्पेशली पश्चिम बंगाल के किस तरह के आते हैं, उस पर भी बाजार की नजर है। हालांकि बाजार को बहुत ज्यादा फर्क इन राज्यों के चुनाव से पड़ता नहीं है। अब बाजार वैसे भी राज्यों के चुनाव पर रिएक्शन देना कम कर चुका है, बंद कर चुका है, लेकिन फिर भी 5 राज्य हैं, एक साथ एग्जिट पोल आ रहे हैं, तो देखते हैं वहां पर किस तरह का रिएक्शन होता है। वो भी बाजार थोड़ा डिस्काउंट करने की कोशिश करेगा। इसके अलावा एक बड़ा ट्रिगर नतीजों को लेकर होगा। आज बाजार बंद होने के बाद कई कंपनियों के नतीजे आने वाले हैं, कल भी नतीजों के लिए आज से बड़ा एक्शन है। फिर वीकेंड का, सोमवार के नतीजों का, तो स्टॉक स्पेसिफिक, सेक्टर स्पेसिफिक आपको भरपूर एक्शन देखने को मिलेगा। और कैश मार्केट के स्टॉक्स में जो लगातार हम कह रहे हैं, अप्रैल और मई का महीना सिर्फ और सिर्फ कैश मार्केट के लिए, इस पर जरूर फोकस करेगा और कल भी आपको वहीं पर भरपूर एक्शन देखने को मिलेगा। इसकी रखिएगा तैयारी। चलिए, कल की बाजार पर स्ट्रैटेजी तो समझ ली। अविनाश जी, आपके पास हम आ रहे हैं। लंबी अवधि की खरीदारी किसी को करनी हो तो लॉन्ग टर्म पिक कौन सी देंगे आज आप? स्वाति, आज जो लॉन्ग टर्म पिक मैं दूंगा वो ऑटो कंपोनेंट स्पेस में है, जो कंपनी ट्रैक्टर्स और कमर्शियल व्हीकल्स और पैसेंजर कार सभी को केटर करती है, और कंपनी का नाम है बैंको प्रोडक्ट्स लिमिटेड। अभी स्वाति, इस कंपनी की खासियत है कि ये करीबन 65% मार्केट शेयर हीट एक्सचेंजर और कूलिंग प्रोडक्ट्स में कमांड करते हैं। इनके रेडिएटर्स ओरिजिनल इक्विपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से मारुति सुजुकी, आयशर मोटर्स, अशोक लेलैंड, महिंद्रा सारे मैन्युफैक्चरर्स को जाते हैं। और कंपनी के अच्छे नतीजे होने के बावजूद स्टॉक ने कोई ज़्यादा बड़ा परफॉर्मेंस दिखाया नहीं है। इनफैक्ट पिछले साल कंपनी ने करीबन 1400 करोड़ के रेवेन्यू में करीबन 76 करोड़ का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रिकॉर्ड किया है। अगर हम इस साल की बात करें, दैट इज रनिंग ईयर FY21 में, तो करीबन 1000 करोड़ पे इन्होंने ऑलरेडी 96 करोड़ का प्रॉफिट रिकॉर्ड किया है। मैनेजमेंट कमेंट्री बहुत ही स्ट्रांग है, और हमको लग रहा है कि हालांकि अभी कोविड का सिचुएशन के कारण हो सकता है कि अप्रैल और मई में थोड़ा बहुत सेल्स इफेक्ट हो, लेकिन वैल्यूएशंस बहुत सस्ते हैं। करीबन 7 या 8 के पी पे FY21 के अर्निंग्स पे ये स्टॉक मिल रहा है, और हमको लग रहा है कि होपफुली सब कुछ नॉर्मल होता है तो कम से कम नेक्स्ट 6 to 12 मंथ्स में ये करीबन 205-210 का जाने का पोटेंशियल रखता है। तो यहाँ पे जरूर एक्यूमुलेट करिए। खराब टाइम में अच्छे शेयर्स को एक्यूमुलेट करना एक अच्छी स्ट्रेटेजी होती है, और ये क्वालिटी प्लेयर। तो ये मेरी तरफ से एक इन्वेस्टमेंट पिक बैंको प्रोडक्ट्स। इन्वेस्टमेंट पिक बैंको प्रोडक्ट्स में खरीदारी की सलाह अविनाश गोरक्षकर की। आइए अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं शो में कल का ऑप्शन। kiranjadhav.com के CEO आशीष केलकर से बात करते हैं। आशीष जी, बहुत स्वागत है। ऑप्शन की स्ट्रैटेजी कल के लिए कहां? गुड इवनिंग स्वाति जी। हालांकि आज मार्केट में अच्छा खासा हमने ट्रैक्शन देखा, लेकिन एंड में थोड़ा बिकवाली हावी होती हुई दिखाई दी, इसलिए नीचे की तरफ का एक ब्रेकआउट का स्टॉक सामने आया था, L&T में कल मैं मानता हूं कि थोड़ा बिकवाली और बढ़ेगा, इसलिए L&T का 1360 का पुट खरीदारी करने की सलाह होगी। ये जो पुट है, आज के क्लोजिंग प्राइस करीबन 10 रुपए के आसपास हुआ है, इसमें इसी लेवल पे खरीदारी करना तो बेहतर रहेगा। स्टॉप लॉस 7 रुपए का रहेगा, पहला लक्ष्य 14 रुपए का और दूसरा लक्ष्य 16 रुपए का रहेगा। तो L&T का 1360 का पुट खरीदारी करने की सलाह है। चलिए, L&T का 1360 रुपए का पुट खरीदारी करने की सलाह, ऑप्शन स्ट्रैटेजी आशीष केलकर की। बहुत शुक्रिया आशीष जी, आप हमारे साथ शो में शामिल हुए, और अविनाश जी आपका भी बहुत शुक्रिया शो में शामिल होने के लिए, और तमाम सहयोगियों का शुक्रिया हम तक एक्सक्लूसिव खबर रिसर्च पहुंचाने के लिए। आज के लिए शो में बस इतना ही।